तो आज का टॉपिक है हमारा रूल ऑफ लॉ। यानी कि रूल का जो कहते हैं रूल रूल ऑफ लॉ क्या है उसके बारे में जानेंगे, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो मतलब किसने क्या कहा है, जैसे कि एबी डाइसी ने उसके बारे में क्या थ्योरी दी है, एंड उसके क्रिटिसिज्म को जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इंडिया में इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है, मतलब रूल ऑफ लॉ इंडिया में कैसे एप्लीकेबल है, उसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले रूल ऑफ लॉ जानते हैं। रूल ऑफ लॉ है क्या? सी, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है अ गवर्नमेंट विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। यानी कि ऐसा गवर्नमेंट या ऐसा स्टेट जो रूल्स से बाउंड हो, ना रूल्स से चलता हो, ना कि एक किसी मैन से या ग्रुप ऑफ मैन से। जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था, पहले किंग्स होते थे, उसने जो कह दिया वही रूल है। लेकिन वो जो सिस्टम है वो वो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। तो इसीलिए रूल ऑफ लॉ जो होता है वो एक सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए जिसके बेस पे स्टेट रन करे या गवर्नमेंट चलेगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक है। रूल ऑफ लॉ के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा है। सबसे पहले जो प्लेटो थे, जो 326 बीसी में थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है where the law is subject some other authority and has none of its own, the collapse of the state। इसका मतलब ये है कि उनका कहना है कि जहां पे जो लॉ है वो अथॉरिटी नहीं है, जबकि कोई मैन या फिर बॉडी ऑफ मैन जो है वो अथॉरिटी है, तो उस सोसाइटी का या उस स्टेट का कोलैप्स होना पक्का है। अगर वो सोसाइटी लॉ से नहीं चल रही है, किसी मैन से चल रही है, तो उस सोसाइटी का कोलैप्स होना पक्का है। वही अगर वो सोसाइटी, अगर गवर्नमेंट कहते हैं स्टेट या गवर्नमेंट को चलाने के लिए कुछ रूल और सेट ऑफ रूल्स है, तो वो जो सोसाइटी या गवर्नमेंट है बहुत अच्छे से चलेगी, लोगों के कहते हैं वेलफेयर के लिए काम करेगी और काफी समय तक चल सकती है। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है ना वो यही होता है कि अगर जो सबसे बॉटम ऑफ द पिरामिड में लोग हैं, यानी कि जो मेजोरिटी में लोग हैं, यानी कि कॉमन पीपल, अगर वो खुश नहीं है तो वो कभी भी रिवोल्ट करेंगे। और वो खुश कब रहेंगे? जब एक जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, ये सब चीजें होंगी, तो वो लोग कहते हैं रिवॉल्ट नहीं करेंगे, और कोई भी सोसाइटी और कोई भी स्टेट जो है वो काफी लंबे समय तक रन कर सकता है। तो ये था प्लेटो का जो कहना था। तो इसमें जो रूल ऑफ लॉ है, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट आता है, जिसको आज हम एज अ लॉयर पढ़ते हैं या लॉ में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स में भी, जैसे पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा जाता है, वो आता है एबी डाइसी की तरफ से। ठीक है। एवी डाइसी ने एक बुक लिखी थी। द बुक का नाम था लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वन सेकेंड, लेट मी चेक दिस। लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था वो। एक सेकेंड, ठीक है ना? इसमें बुक का नाम लिखा हुआ है हाँ हाँ यही है। लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ हाँ। तो लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था उस बुक का नाम। उसमें उन्होंने जो रूल ऑफ लॉ है उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। और उसमें कुछ जो उसके मेन तीन प्रिंसिपल्स हैं उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। तो वो तीन प्रिंसिपल क्या क्या थे? सबसे पहले, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर एंड सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। यानी कि आर्बिट्री जो पावर है उसका एब्सेंस होना और लॉ का सुप्रीम होना। सेकंड है इक्वलिटी बिफोर लॉ। और तीसरा है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। ठीक है। तो इन सबको हम एक एक करके जानते हैं क्या क्या है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर एंड सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। एविडाइसी इस कॉन्सेप्ट में ये बताना चाह रहे थे कि जो भी स्टेट है उसके पास आर्बिट्री पावर नहीं होना चाहिए और डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होना चाहिए। बिकॉज आर्बिट्रीनेस और डिस्क्रिशनरी पावर होने से रूल जो है ना उसका बहुत ही गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड जो स्टेट है वो रूल बाउंड वैल्यू से चलना चाहिए, ना कि किसी एक मैन से या ग्रुप ऑफ मैन उसको चलाए। डू यू गेट माई पॉइंट? तो ये था उनका फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि आर्बिट्रीनेस नहीं होना चाहिए, एंड दूसरा डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होना चाहिए। जो भी जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसे प्रैक्टिकली लिख देना चाहिए, एंड उसी के हिसाब से सबको काम करना चाहिए।
ये है फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के आगे सब बराबर है, चाहे वो किंग हो जो क्या कहते हैं स्टेट को रन कर रहा है, या फिर एक कॉमन पीपल हो, सब रूल के आगे सब उसके क्या कहते हैं बराबर है, उसके आगे कोई भी रूल से बड़ा नहीं है। ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसके इसको एक्सप्लेन करते वक्त उन्होंने फ्रांस में एक सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट अलग होते थे और नॉर्मल कोर्ट जो है वो अलग होते थे, तो उसको डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो सिस्टम है ये गलत है, कि आर्बिट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्ट अलग है, यहाँ पे बहुत सारे सिविल सर्वेंट लोग होते हैं, उनके आर्ग्यूमेंट सुने जाते हैं, और जो नॉर्मल कोर्ट है वो अलग है। उनका कहना था अगर ये दो डिवीजन रहेगा तो इट मीन्स यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आई है, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं उनको लॉ का ज्यादा फेवर मिल रहा है जबकि कॉमन पीपल को नहीं मिल रहा है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी है। तो दोनों जो कॉमन पीपल है या फिर कोई और पर्सन है, उन सबको एक ही लॉ के अंडर डिफाइन करना चाहिए और एक ही कोर्ट ऑफ लॉ होना चाहिए उनका डिसीजन या उनका डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। सॉरी। तीसरा आता है इंडिविजुअल लिबर्टी, यानी कि प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इसका मतलब ये होता है कि जो इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं उसे उसे इन्फ्रिंज नहीं करना, जब तक कि वो इंडिविजुअल के राइट्स जो है वो स्टेट को या फिर किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तब तक उन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये होता है रूल ऑफ लॉ का लीगल स्पिरिट होना चाहिए, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। ठीक है। तो ये तीन उनके कॉन्सेप्ट्स थे जो एबी डाइसी ने दिए थे। और लेकिन इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स भी हैं, जैसे कुछ क्रिटिसिज्म्स इस तरह से हैं। वन सेकेंड। एक क्रिटिसिज्म तो यही है कि पहली बात तो वो कहते हैं आर्बिट्रीनेस या फिर डिस्क्रिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। बट जब जिस टाइम में वो ये लिख रहे हैं यानी 1885 में, उस टाइम इंग्लैंड में कहते हैं मोनार्की सिस्टम चलता है, यानी कि अभी भी देखते हैं कि वहां पे राजा होता है, सबसे हेड ऑफ द स्टेट राजा ही होता है। तो उस समय में वो लिख रहे हैं कि आर्बिट्रीनेस का एब्सेंस होना चाहिए, बट वो जो क्राउन है उसकी आर्बिट्रीनेस को वो कहते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जो डिस्क्रिशन या आर्बिट्रीनेस दी हुई है इनको बाय द लॉ के थ्रू किसी पर्सन को दी हुई है, जैसे कि एक ऑफिशियल पर्सन है, फॉर एग्जांपल पुलिस है, उसे बाय स्टैट्यूट के हिसाब से कुछ प्रिविलेज दी हुई है ताकि वो अपना काम कर सके। उस उस डिस्क्रिशन पावर को उसने क्राउन के डिस्क्रिशन पावर से इक्वेट नहीं करने की कोशिश की है, क्योंकि जो क्राउन का पावर है वो किसी स्टैच्यू से नहीं आता है, वो कहता है कि ये मेरा बर्थ राइट है, हेरिडिटरी राइट है, कि मुझे गॉड ने ऐसा भेजा है कि सारे कहते हैं स्टेट के ऊपर राज करना उसका एज अ धर्म है। बट अ, जो स्टैच्यूट होते हैं यानी कि जो लॉ होते हैं उसमें डिस्क्रिशन दिया हुआ रहता है। अगर अगर मान लेते हैं कि अगर पुलिस को या फिर सिविल सर्वेंट को अगर थोड़ा बहुत डिस्क्रिशन नहीं दिया जाएगा तो वो काम कैसे करेंगे। अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर एक पर्सन है, पुलिस है, उसको किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करना है, अगर उसके पास अरेस्ट करने का डिस्क्रिशन नहीं होगा तो अपना ड्यूटी कैसे परफॉर्म करेगा। तो एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ पावर अगर भी हटा देते हैं तो क्या कहते हैं रूल ऑफ लॉ तो फिर खुद ही लागू नहीं हो पाएगा, तो अपने बात को एक कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। इस वाले बात पे किसी को कुछ बताना है। रोहिणी। मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहता हूँ, लिंक बनाना चाहता हूँ खाली हमारी इससे। जो हमारा हम्म। दिल्ली यूनिवर्सिटी का केसमेट है, उसका चैप्टर हम्म। नंबर 10, रूल ऑफ लॉ, ये वो ही हम पढ़ रहे हैं, उसमें यही दिया हुआ है। रूल ऑफ लॉ चैप्टर नंबर 10, लास्ट चैप्टर है, पेज 258 पे। केसमेट में। हाँ, ज्यूरिस वाले केसमेट में लास्ट चैप्टर है रूल ऑफ लॉ। तो कि जब हम लिंक होगा हमारे पास एक केसमेट से तब ज्यादा समझ में आएगा। नहीं नहीं, लास्ट स्टेप नहीं है, सेकंड का
आप कहाँ सेकंड चले गए चैप्टर नीरज भैया? थर्ड है, थर्ड थर्ड पॉइंट में है ये। ना ना, हाँ, ओके, आप लास्ट चैप्टर पर जाइए, चैप्टर नंबर 10, वो है रूल ऑफ लॉ। 10 नहीं है। 8 तो चैप्टर है इसमें। 8 चैप्टर आपका कौन सा, राइट्स एंड ड्यूटीज? हाँ 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 राइट्स एंड हाँ। ड्यूटीज, हाँ। तो 9 चैप्टर है NR माधवन मेनन, आवर लीगल सिस्टम, और 10 चैप्टर है रूल ऑफ लॉ। मेरे पास है पता नहीं आ, 2019। नीरज भैया आप वो वाला नहीं बोलिए, हम सबका दूसरा है। भाई तो हमारा सुनिए ना, हमारे पास है ये। नहीं नहीं, वो पता नहीं क्या है, बट शायद पुराना वाला होगा, वो इस नहीं साल का है नहीं, वो। ना, मेरे में लॉ के अनुसार है सेक्शन 2 सब क्लाउज 3। मैं समझ गया, तो उसने क्या किया होगा, इसको उठा के किसी और चैप्टर में सेट कर दिया होगा। मेरे पास 2019 का है, उसमें सेपरेट चैप्टर है, और हाँ, एग्जैक्ट वही तो कह रहा बात पुराना करते वाला हैं। होगा, पुराना वाला है। ठीक है। तो ठीक है, तो ये डिस्का कहते हैं, पहला तो क्रिटिसिज्म ये नए था वाले में कि भी बता दो आप, नए वाले में कहाँ पर है, जो जैसे पढ़ने में आसानी होगी ना फिर। सेकंड सेकंड जो चैप्टर है उसका थर्ड पॉइंट है। सेकंड चैप्टर में थर्ड पॉइंट में लिख रहा है W फ्रीडमान, वेलफेयर स्टेट एंड रूल ऑफ लॉ। तो वो 2019 वाला है, इस वाले में लिखा हुआ है आप डाइसिस में रूल जहां ऑफ लॉ। देखे वही है। डाइसिस रूल ऑफ लॉ। ठीक है, सही है, थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर किया है बाद में इसको। ठीक है, इट्स ओके। तो ये पहला कहते हैं आर्बिट्रीनेस, जो किंग क्लेम करता है और जो स्टैट्यूट ने दिया हुआ है उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, ये है उसका पहला क्रिटिसिज्म। सेकंड क्रिटिसिज्म ये है कि जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं, यानी कि जिसमें स्पेसिफिक मैटर्स सुने जाते हैं, उसको इसने कहते हैं एविडाइसी ने अदर कोर्ट ऑफ लॉ से अलग समझा है, यानी कि उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको वो इक्वालिटी नहीं मानते हैं। ये उनका क्रिटिसिज्म है, बिकॉज सी उस टाइम में भी इंग्लैंड में बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स थे जो स्पेसिफिक मैटर्स पे बात सुनते थे। तो उसको मतलब उनके कंट्री में खुद ही दो दो कोर्ट ऑफ सिस्टम चल रहा है, फिर भी वो इस चीज को कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिसाइज कर रहा है। दैट इज द पॉइंट कि उनका उनकी अपनी बात जो है वो अब उनके खुद की कंट्री में ही लागू नहीं हो पा रही है। दैट इज द सेकंड क्रिटिसिज्म। थर्ड क्रिटिसिज्म कहता है डाइसिस propounded that individual liberty and criticized the administrative discretion, but he failed to distinguish between the discretion of public officials। अच्छा, ये तो मैंने पहले बता दिया। हम्म, गाइस ग्रुप में मैंने एक पेज शेयर किया है, मतलब वो मैंने नोट्स बनाए थे जब मैं पढ़ रही थी, तो एक बार हम मतलब वो भी देख सकते हैं। काफी शॉर्ट में बनाया हुआ है, इफ इन केस मतलब तुम्हारा कंप्लीट होने, जो तुमने प्रेजेंटेशन बनाई है उसके खत्म होने के बाद, नॉट नाउ। ओके, तो उससे क्रिटिसिज्म में और कोई ऐड करना हो तो प्लीज अभी ऐड कर दो। हाँ, क्रिटिसिज्म में मैंने ये लिखा है कि अ, जैसे उन्होंने कहा कि जो दोनों आर्बिट्रीनेस और डिस्क्रिशनरी जो है, वो दोनों की जरूरत है, कि मतलब जो आर्बिट्रीनेस है वो तो है ही, लेकिन जो डिस्क्रिशन है, ठीक है, जिसको वो मना करते हैं, वो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिशन वो चीज है ना, जैसे लेट्स से अगर प्रेसिडेंट के पास थोड़ा बहुत डिस्क्रिशन ना होता, तो जैसे कोविड-19 में के टाइम पे देयर आर सर्टेन कंडीशन जहाँ पे आपको डिस्क्रिशन की बहुत जरूरत पड़ती है। इवन द सिविल सर्वेंट्स, उनके पास भी थोड़ा डिस्क्रिशन जो पावर में है, अगर कोई भी डिस्क्रिशन नहीं होगा ना, तो अ, एक टाइम आ जाएगा जहाँ पे कि फंक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि डिस्क्रिशन होना चाहिए यहाँ पे। एंड रूल ऑफ लॉ क्रिटिसिज्म ये है, क्रिटिसिज्म ये डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ का ना, कि रूल ऑफ लॉ जो है वो बैरियर है टू द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जैसे मैंने कहा, रूल ऑफ लॉ क्या कह रहा है कि मतलब ये पर्टिकुलर रूल्स है और वैसा होना चाहिए करके, बट ये बैरियर है टू द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। एंड थर्ड क्रिटिसिज्म मैंने ये लिखा है कि ये एम्फसाइज करता है, एक सेकेंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ। हाँ, ये एम्फसाइज करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, लेकिन जो किंग है ना, वहां पे वो एक्सेप्शन है कि भाई ही कैन डू नो रॉन्ग, कहते हैं ना वहाँ पे किंग कैन डू नो रॉन्ग।
जब आप हम्म एक तरफ बात करते हो इक्वालिटी बिफोर लॉ की और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, तो ये तो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टिव है। तो ये ऐसे 3 क्रिटिसिज्म मैंने लिखे हम्म। हुए थे। हाँ, ये जो पहला है, डिस्क्रिशन होना इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज इमरजेंसी सिचुएशन में टैकल करने के लिए डिस्क्रिशन पावर होना चाहिए जो स्टैट्यूट ने दी हो, ठीक है। दूसरी बात जो अभी बताया, हम्म जो कि रूल ऑफ लॉ जो है वो बैरियर है टू द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एक बार हाँ आप स्क्रीन शेयर कर देंगे वो जो मैंने इमेज भेजी है ग्रुप में। हाँ, कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है या फिर मेरे से वेट कर रहा है? नहीं नहीं, हम हाँ, आप ही का वेट कर रहे हाँ, हैं। मैंने बोला ना, मेरा लैपटॉप और फोन अलग रहता है। अगर नहीं कर सकते तब मैं करूंगा, फिर मेरे को मेल पे भेजूंगा। you cannot start share screen sharing while other participant is sharing. एग्जैक्टली। ना यू कैन। Now I can. ये है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। हाँ, दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, विजिबल है। तो ये क्रिटिसिज्म में मैंने 3 लिखे हुए हैं कि फर्स्ट सेट बोथ आर्बिट्री प्लस डिस्क्रिशनरी। तो इसमें कह रहे आर्बिट्रीनेस तो है, लेकिन जो डिस्क्रिशनरी है वो पावर नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑफ लॉ के डॉक्ट्रिन, बट ये जो है नीडेड है बिकॉज इट नीडेड। कभी कभी ऐसा ये होता है ना आगे। कि रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करने के लिए डिस्क्रिशन पावर होना चाहिए था। जैसे कि हम्म। जैसे अब हमारे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का बात करें तो वो कहीं डिफाइन नहीं है। तो वो डिस्क्रिशन यूज करके ही वो जो कॉन्सेप्ट है उसको लाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हमारे कंट्री में। तो ये हाँ, डिस्क्रिशन पावर की इंपॉर्टेंस होती है। अगर सिर्फ स्टैट्यूट से चलते तो फिर तो क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स को ऐसे अमेंड कर देते, कुछ पूरे क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर देते। तो उस एक चीज बार से ना ये रोकने जो के अच्छा, एक नीरज, ये मेरा जूम किया है ना, इसको नॉर्मल करना एक बार, मैं थोड़ा एक और मैं और बताओ। क्वेश्चन ऐड करता हूँ जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम्म ये हाँ, आर्बिट्रेरी और डिस्क्रिशनरी, इसको नॉर्मल एक डे टू डे लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करें? आर्बिट्री और डिस्क्रिशनरी, आर्बिट्री का मतलब होता है अ, एक पर्सन जो है कि खुद की चला रहा हो जैसे, ठीक है। हम्म, वो अगर मतलब चार पांच आदमी का कहते हैं, मतलब चार पांच आदमी है, चार पांच आदमी मिलके कोई पार्टी करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब चारों पांचों ने मिलकर डिसाइड करना है कि प्लेस क्या होना चाहिए, टाइमिंग क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उस बजट क्या होना चाहिए। तो उसमें क्या हो रहा है कि एक पर्सन आर्बिट्रेरली सब कुछ डिसाइड कर रहा है, दैट इज आर्बिट्री। किसी और की बातें नहीं सुन रहा है या किसी और की बातों या सजेशंस को नहीं ले रहा है, दैट इज आर्बिट्रीनेस, ठीक है, खुद की ही चलाना। डिस्क्रिशन का मतलब होता है अ, कोई एक पार्टी में है कि कहते हैं हो सक जैसे कि 5 बजे की पार्टी रखी गई, तो हो सकता है कि कहते हैं डिस्क्रिशन दे दें कि भाई 5 नहीं 5:30 बजे तक आ जाओ। तो वो डिस्क्रिशन है। गॉट माय पॉइंट। मतलब स्लाइट रैंडम मॉडिफिकेशन की पावर। हाँ, स्लाइट रैंडम मॉडिफिकेशन होता है वो डिस्क्रिशन है। आर्बिट्रीनेस है कि एब्सोल्युटली कुछ भी करना बिना किसी अथॉरिटी के या फिर अपने आप को ही सबसे बड़ी अथॉरिटी मानना और उसके बाद कुछ भी करना। ओके। जैसे कि आर्बिट्रीनेस में हम ये भी कह सकते हैं कि अनरीजनेबल होती है आर्बिट्रीनेस, मतलब आप कोई रीजन नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप आपकी विल से कर रहे हो विदाउट गिविंग एनी रीजन। जैसे मान लीजिए कि किंग ने नया रूल बना दिया कि शाम को 6 बजे के बाद भाई कोई बाहर नहीं आना चाहिए। ये तो आर्बिट्रीनेस हुआ ना, मतलब नो रीजन, जस्ट योर विल, आर्बिट्री पावर यू आर यूजिंग, राइट। या फिर ये रूल बना दिया कि जितना भी किसान प्रोड्यूस करेगा वो सारा का सारा हमें देना पड़ेगा, आर्बिट्रीनेस, ठीक है। डिस्क्रिशन को हम ऐसे भी मान सकते हैं कि लेट से कोई रूल है कि पर्टिकुलर सिर्फ ये लोग जो लिस्टेड कैटेगरीज है यही लोग बेनिफिशियरी है, इनके अलावा किसी को नहीं मिलेगा।
ठीक है, और ये मेरा काम है देखना कि मैं इन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करूँ, या फिर इन जो लिस्टेड पीपल है उन तक ये पर्टिकुलर स्कीम जो है वो उसके बेनिफिट जाए। लेकिन मैं देखती हूँ कि कोई पर्टिकुलर इंसान है जिसके पास डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कुछ है, तो मैं उस अथॉरिटी पे हूँ तो मैं अपना डिस्क्रिशन यूज करके उसे अलाउ कर सकती हूँ कि ठीक है भाई चलो अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, दैट इज डिस्क्रिशन इन सिंपल टर्म। ऐसा मुझे समझ में आया। बाद में दे देना, या फिर आपको क्या थे, गरीब दिखाई दे रहे हो, मेरे को लग रहा है कि आप गरीब हो, तो मैं आपको दे दे रहा हूँ। दैट इज दैट इज डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन आपका। तो ये है डिस्क्रिशन और आर्बिट्रेशन, ये है उनका क्रिटिसिजम्स। ठीक है। फिर ये है अब इंडिया में ये एप्लीकेबिलिटी इसका कैसे है, इसके लिए बहुत सारे केसेस हुए हैं इंडिया में। जैसे मैंने एक बताया केशव नंदा भारती केस, जिसमें न्यू रूल को अप्लाई किया गया। वो रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करने के लिए डिस्क्रिशन पावर यूज करते हुए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट को इजाद किया गया। उसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं। जैसे अभी न्यूली अगर केस हम देखा जाए, तो जो 377 का जो हटना था, उस केस में भी इंडिविजुअल्स के राइट्स को अपहेल्ड किया गया। यानी कि जो माइनॉरिटी है, एलजीबीटी के बहुत कम पर्सन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि माइनॉरिटी है तो उसे ऑप्रेस किया जाएगा, क्योंकि उनके राइट्स से किसी और का कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, सो उनके राइट्स को अपहेल्ड किया गया। दैट इज ऑल्सो प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। तो इस केस में भी हम देख सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ को यूज किया गया है। और किसी को कुछ कोई केस याद आ रहा हो जिसमें रूल ऑफ लॉ अपहेल्ड किया हो, जैसे ट्रिपल तलाक, इसमें विमेन्स की राइट्स को की बात की गई थी। जो अभी जैसे बुक्स में तो बहुत पुराने पुराने केसेस दिए हुए हैं, मैं अभी के केसेस याद करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आसपास में हुए हैं पिछले 5-7 सालों में। हेलो, एक सेकेंड। ठीक है, ओके, और किसी को कोई केस याद आ रहा हो तो बताओ। आई एम गुड। तो, तो अगर तो इसको अगर स्ट्रक्चर में देखें, तो अगर मान लो कि एविड आईसी पे लिखने के लिए आता है तो हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो एविड आईसी ने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, उसके बारे में कौन से बुक में दिया है, उस बुक का नाम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, उस 1885। उसके बाद फिर जो उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिए, उन तीनों को इलेबरेट करना है कि तीनों में क्या क्या लिखा हुआ है। फिर उसके बाद उनका क्रिटिसिज्म। फिर उसके बाद इंडिया में एप्लीकेबिलिटी क्या है रूल ऑफ लॉ की। एंशियंट टाइम में अगर देखा जाए तो जो रूल ऑफ लॉ है वो हमारे इंडिया में था कि नहीं। कोई इसका आंसर देगा। एंशियंट टाइम्स में रूल ऑफ लॉ हमारे कंट्री में था या नहीं। था हमारे कंट्री में, फ्रॉम द स्टार्टिंग इट वाज देयर। उस कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट से, मैं बताता हूँ। जो एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं? एग्जैक्टली ये पूछ रहा हूँ कि जो रूल ऑफ लॉ है वो हमारे हम्म। कंट्री में एंशियंट टाइम्स में किस फॉर्म में यूज किया जाता था या फॉलो किया जाता था। लाइक तो कौटिल्य के टाइम पे था। कौटिल्य ने मतलब अर्थशास्त्र में लिखा था। अर्थशास्त्र, एग्जैक्टली, हाँ। हम्म, और अशोका के टाइम पे भी था। हाँ हाँ। अशोका ने मतलब पिलर्स पे अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे, तो वी कैन से हम्म, दैट इट इज सॉर्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। हाँ। एंड एक हाँ, कॉन्सेप्ट अभी था मुझे धर्म। धर्म का कॉन्सेप्ट, धर्म का मतलब होता था ड्यूटी। ठीक है। मनुस्मृति, और स्मृति, स्मृति। जो हाँ, मनुस्मृति स्मृति। है, जो बहुत हम्म। साल तक ये किंग जितने थे उनके लिए उसी को फॉलो करते थे वो एक तरह से। वो हाँ, एक, उसमें वो उसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हुए थे। हाँ हाँ तो वो रूल्स जो थे वो किंग से भी बड़े होते थे। यानी कि जो किंग है वो गॉड और रूल के नीचे आते हैं। फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ऐसा बहुत जगह में पता चलता है। हाँ धर्म का जो कॉन्सेप्ट है उसमें लिखे कहते हैं किंग को हमेशा धर्म फॉलो करना होता था। जो धर्म है वही उनको करना है, वो धर्म के ऊपर नहीं हो सकते हैं। ऐसा कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी लिखा है, ऐसा इंस्क्रिप्शंस में भी मिला है, स्मृतिज में भी मिला है। तो ये सब जो है ना, ये सब हमारे एंशियंट टाइम्स में रूल ऑफ लॉ को दिखाते हैं कि हमारे एंशियंट टाइम से ही हमारे कंट्री में रूल ऑफ लॉ चलते आ रहा है। ठीक है। तभी लेकिन जो जो दिखाते हैं पुराने उसमें स्टोरीज वगैरह में जो भी हो, उसमें कर्तव्य बोलते रहते हैं राजा का,
कि राजा के एग्जैक्टली। पास वो जवाबी देही होती थी राजा की, और वो जो राजा का जो प्रीस्ट होता था या जो भी गुरु, वो उससे जाके पूछता था, राजपुरोहित, ड्यूटी ही पूछता था उससे। राजधर्म की बात राजधर्म, करते हाँ थे। वो अलग अलग। एग्जैक्टली। हम्म। तो इस कॉन्सेप्ट में हमारे इंडिया में पहले से भी ये रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है, बट जिस फॉर्म में आज हम इंडिया में यूज करते हैं रूल ऑफ लॉ, वो एबी डाइसी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। एबी डाइसी का जो रूल ऑफ लॉ था उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। बट क्या कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट तो है ही कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है। जैसे उस समय धर्म से ऊपर कोई नहीं था, आज कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है। और अगर कोई धर्म को क्या कहते हैं अगर वायलेट करता था, तो उस चीज को या तो नन एंड वॉइड करना पड़ता था या फिर उनको काफी सजा भी मिलती थी। तो उसी टाइम से उसी तरह से आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की किसी आर्टिकल को कोई वायलेट करता है तो उसे सजा भी मिलती है, और उस अगर कोई उसके खिलाफ वैसा रूल आ जाता है तो उसको नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर किया जाता है बाय द जुडिशरी। ठीक है, तो ये सब जो सिमिलैरिटीज है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। एंड नाउ डेज में अगर देखे जाए तो बहुत सारे केसेस हैं। जैसे मैंने बताया, एक तो 2017 का ट्रिपल तलाक केस, दूसरा 377 का जो केस था, अ, वो सेक्शन 377 का जो केस का हटना था, वो वाला भी हमारे कहते हैं रूल ऑफ लॉ को ही स्टैब्लिश करता है। तीसरा केस है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, ये 1975 का केस है। इसमें होता क्या है ना कि जो 39th अमेंडमेंट एक्ट में जो को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है, बिकॉज उसमें चैलेंज किया जाता है दैट जो जो पीएम का इलेक्शन है ना, उसे उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये था 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ये तो आर्बिट्रीनेस है, तो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी हमारे शो करता है कि कैसे आर्बिट्रीनेस को चेक एंड बैलेंस में रखा जाता है हमारे जुडिशरी के द्वारा। तो ये हमारे रूल ऑफ लॉ के कुछ केस लॉज जो आंसर्स में हम लोग लिख सकते हैं। ये तो ये पूरा जो आर रूल, आर आर्बिट्रेस को लूज टर्म में मनमानी बोल सकते हैं क्या? हाँ मनमानी बोल हाँ सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं हम लोग, मनमानी। बट अनरीजनेबल, जिसका कोई कारण नहीं हो, बस आपका मन कर रहा है। मनमानी तो अनरीजनेबल ही होता है। तो इसके अलावा एक बच्चन तो सिंह का भी केस तुमने है। मेनका गांधी का केस का जिक्र किया था इसमें, मेनका गांधी। नहीं नहीं, मेनका गांधी वाला नहीं किया था। जो मेनका गांधी का था, पासपोर्ट कहते हैं उसका जब्त, एक पर्सन होती है उनको जाना होता है विदेश, ठीक है, वो जर्नलिस्ट होती है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उनको विदेश जाना होता है फॉर कवरिंग सम न्यूज। तो उस समय क्या होता है ना कि पासपोर्ट अथॉरिटी होती है ना, उनका पासपोर्ट को रख लेते हैं बिना किसी कारण बताए हुए। वो नहीं बताते कि आप किस वजह से नहीं जा सकती हैं। तो वो पूछती है कि अगर मेरे क्या कहते हैं पासपोर्ट में कोई दिक्कत है तो आप मेरे को रीजन दीजिए कि मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ बाहर। देश विदेश जाने से मना कर दिया जाता है। तो इस चीज के लिए वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, एंड सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो स्टेट कर रही है विदाउट रीजन, बिना रीजन दिए हुए उन्हें बाहर जाने से रोक रही है, ये भी आर्बिट्रीनेस ऑफ पावर को शो करता है, जो कि गलत है। और उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। और राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, एक नया जो राइट है, उसे आर्टिकल 21 के अंदर सिक्योर किया था कि राइट टू ट्रेवल अब्रॉड भी एक राइट है ऑफ अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, ये था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो इसमें भी इसमें रूल ना, ऑफ लॉ। हम्म। इसमें सुप्रीम कोर्ट के ये वर्ड्स थे कि वेयर देयर इज आर्बिट्रेटनेस देयर इज अ डिनायल ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो हम्म। हाँ, तो इसमें उन्होंने क्लियर क्लियर मतलब ऐसे स्टेट किया था कि रूल ऑफ लॉ जो है ना, वो बेसिक फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड एक्सक्लूड दैट एक्सक्लूड्स द आर्बिट्रेटनेस। आज भी एक न्यूज एग्जैक्टली। आज भी एक न्यूज है, बहुत डिटेल में तो नहीं। हम्म। हेडलाइंस ये है कि जो अभी पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ था, 3 बिल पास हुए हैं। न्यूसेंस हुआ था, कुछ लोग प्रोटेस्ट जो कर रहे थे,
उसमें जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो उन्होंने अपनी उसकी एफआईआर की कॉपी मांगी है। तो वो जब पुलिस नहीं देती है तो वो कोर्ट गए, कोर्ट ने बोला इनको देनी पड़ेगी, फिर स्टेट हाई कोर्ट चला गया। अब हाई कोर्ट कह रहा है कि देना जरूरी नहीं है। तो मुझे लगता है इसमें भी एक डिग्री ऑफ आर्बिट्रेटनेस है कि आप मतलब एफआईआर कॉपी उनको दी नहीं जा रही है, और हाँ, इसलिए स्टेट हाई कोर्ट ने कहा है कि नहीं देना है। हाँ वो ऐसा कुछ चल रहा है वो, क्योंकि जब ओ। जहाँ पे भी गौर स्टेट वो लेती है ना एक्सक्यूज, तो वो हम्म। वॉर ये अगेंस्ट स्टेट करके ना, वो एम एच हाँ, जॉर्ज दैट इज वाला नेशनल नेशनल जो सिक्योरिटी, एम ये एच जॉर्ज ग्राउंड वाला को जो यूज एक्सक्यूज है ना, यूज वही हाँ करें। वो स्टेट का सबसे, तो ये एम एच क्लियर जॉर्ज वाला केस ये ऑफ यहाँ पे भी आर्बिट्री है, ये क्लियर केस ऑफ हाँ आर्बिट्रीनेस है ये। हाँ हाँ हाँ, इसी तरह से। एफआईआर कॉपी देने इवन से कहते हैं इंटीग्रिटी थोड़ी ना खराब हो जाएगी देश की, क्या ही बकवास है एक ये। उन्होंने ना अभी नीरज पोस्ट ऑफिस हाँ। बिल भी पास किया है, पोस्ट हम्म। ऑफिस बिल ऑफ 2023 करके। और उन्होंने कहा कि जो भी आर्टिकल उसमें मतलब पोस्ट के थ्रू आप जो भी सामान ट्रांसपोर्ट करोगे, तो वो हम्म। इंटरसेप्ट कर सकते हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं, खोल के देख सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशंस एंड अदर लॉ ऐसे करके। तो देयर इज लाइक अ वेरी वेग थिंग अदर लॉ। तो मतलब आप जो भी सामान पोस्ट के थ्रू भेजना चाहते हो किसी को, तो उसमें हम लोगों का से होगा करके गवर्नमेंट का, लाइक दे कैन अच्छा, इंटरसेप्ट मतलब चिट्ठी मत भेजना वरना खोल के पढ़ लेंगे। ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड दी मुझे मुझे इस बात का डर है, स्वीट में भेजना, खोल के खा लेंगे इट कैन हैपन। मतलब सिक्योरिटी के नाम पे कहते हैं नेशनल आर्बिट्रीनेस सिक्योरिटी का चलता है। दूल्हा स्वीट एंड निकाल के खा गए सुप्रीम कोर्ट के ये वर्ड्स थे कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो पेगासिस जो था उसका एग्जांपल दिया और ये बोला कि आप हर चीज जस्ट आप रैंडमली बोल दोगे कि द टर्म यू यूज की नेशनल सिक्योरिटी, यू कैन नॉट यूज दैट और आप अपना डिस्क्रिशन यूज करोगे करके। वही तो। क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुत सारे इसमें आपको डेटा प्रोवाइड करना होता है। तो व्हाट द गवर्नमेंट डू इज दे से कि नेशनल सिक्योरिटी एंड वो एनवलप में देते हैं, वो डिस्क्लोज नहीं होता है टू द पब्लिक। तो सुप्रीम कोर्ट का ये काफी लंबे टाइम से उन्होंने ये इसको प्रॉब्लम को आगे बोला है कि भाई आप ये जो हर चीज एज ए नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे देते हो ये गलत है करके। हम हर चीज को ऐसे अग्री नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। हर एक चीज एनवेलप में देना इज नॉट अलाउड, ये थोड़ी ना कि Yeah, कोई you कोई cannot अपने का only you cannot कोई गरीब, hide the truth behind the envelope ऐसे हाँ, करके। या कोई गरीब आदमी मनी मनी ऑर्डर भेज रहा है और तुम उसको खोल के देख रहे हो। और ये कर अभी लिया। जो सस्पेंड किया गया है ऑलमोस्ट ऑल द ओपोजिशन पार्टीज को, 140 के आसपास जो एमपीज है उन्हें सस्पेंड किया गया है आज उसी का ऑन द, प्रोटेस्ट था ना वहां पे, जंतर मंतर। हाँ हाँ, ऑन द ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस एंड समथिंग लाइक दिस। तो ये भी एक तरह से कहते हैं आर्बिट्रीनेस शो करता है स्टेट की, वो किस तरह पावर का मिसयूज कर सकती है। डिसेंट सुनना नहीं चाहते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। डिसेंट ओपिनियन नॉट अलाउड। तो ये हमारा पूरा जो रूल ऑफ लॉ है यही है। आर्बिट्रीनेस ऑफ पावर का एब्सेंस होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, और लीगल स्पिरिट होना चाहिए। इट मीन्स जो इंडिविजुअल राइट्स है जहां तक हो सके उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। दैट इज द रूल ऑफ लॉ। तो और किसी को कुछ ऐड करना हो तो और कर सकते हैं, नहीं तो कंक्लूड कर सकते हैं इसको। ठीक है आई अच्छा। थिंक टॉपिक हो गया है, तो अब इसे और स्ट्रेच ज्यादा बड़ा ये नहीं नहीं था, करना इतना ही चाहिए। छोटा था। मुझे लगता है रोहिणी को ये कवर करना था, कर और कुछ ऐड करना है, रोहिणी हो गया कवर बात हो। और नहीं, एक बार मैं ये बस बोल देती हूँ कि अगर ठीक। ये नोट्स लिखे तो आपको पता होना चाहिए कि हम्म, इसमें लिखा क्या है। नहीं तुम डाउन जुम मत करो, फिगर्स। मैं हाँ आई विल डू। नीरज तुम जुम मत करो क्योंकि फिर ओके। तो मैंने जैसे हेडिंग में आपको दिख रहा होगा रूल ऑफ लॉ के ऊपर मैंने लिखा है सबसे पहले, ये शब्द सुनते ही हम ये समझेंगे कि ये अपोज करता है, अपोज टू द आर्बिट्री पावर। ठीक है। और ये क्या कह रहा है, जो स्टेट के सारे अफेयर्स होते हैं, मतलब जो स्टेट के जो भी काम होते हैं, ठीक है, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लॉ, राइट। अब मैंने फिर लिखा है कि ना रूल ऑफ लॉ कहाँ से है, एक फ्रेंच फ्रेज है, ला प्रिंसिपल डी लिगा लिगालाइट, लीगलिटी। क्या
लीगलाइज, लीगलाइज। इसका मतलब क्या होता है? ये जो फ्रेंच का फ्रेज है कि प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। मतलब जो भी गवर्नमेंट होगी, जो भी रूल्स होंगे, जो भी प्रोविजंस होंगे, जो प्रिंसिपल होंगे लॉ के, वो किसके बेसिस पे होगी? जो लॉ लॉ के के। प्रिंसिपल्स के बेसिस पे होगे। नॉट मतलब कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई किसी के विम्स एंड फैंसीज की वजह से तुम लॉ चेंज कर रहे हो। जो प्रिंसिपल है लॉ का, उसके ऊपर सारी आपकी चीजें बेस होगी। हम्म। ओके। देन जो प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ का, उसमें ये कुछ की वर्ड है, ठीक है, जो हमें यूज करने हैं कि रूल ऑफ लॉ, लॉ कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या होता है? फ्रीडम की बात करता है, ये इक्वालिटी की बात करता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करेगा, फैटर्निटी, अकाउंटेबिलिटी और नॉन आर्बिट्रनेस। ये प्रिंसिपल है, मतलब ये की टर्म है, मतलब ये और भी बहुत ज्यादा है, बट ये ऐसे एक्सपेक्ट है जो कवर करता है रूल ऑफ लॉ। अब एविड आईसी के अकॉर्डिंग पहला ये था कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होनी चाहिए। तो वो कहता है कि एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। ओके। सेकंड कहता है एक्सक्लूजन ऑफ, अगर लॉ की सुप्रीमेसी है तो आर्बिट्रेनेस नहीं होनी चाहिए। और कहता है अगर इफ इफ द डिस्क्रिशन इज, जैसे मैंने टिक किया है यहाँ पे, तो इसका मतलब है अगर डिस्क्रिशन है तो आर्बिट्रेनेस भी होगी। और अगर आर्बिट्रेनेस है तो दैट इज इनसिक्योरिटी ऑफ अ लीगल फोर्सेस। तो जहां पे भी अगर आर्बिट्रेनेस होती है तो वहां पे क्या हो जाएगी? इनसिक्योरिटी, क्योंकि कहीं थोड़ी सी भी अगर आर्बिट्रेनेस रही ना, वो आगे जाके क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे हम कहते हैं कि पावर टेंड्स टू करप्ट, करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, राइट? हम्म। ओके। तो वो क्या कहता है? नो मैन कैन अरेस्ट और पनिश एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ स्टैब्लिश। मतलब आप किसी भी आदमी को रैंडमली किसी भी चीज के लिए पनिश नहीं कर सकते जब तक कि वो क्राइम या उस क्राइम की पर्टिकुलर पनिशमेंट लिखी हो। अगर कब तक नहीं कर सकते? अगर उसने कोई लॉ नहीं तोड़ा हो। ठीक है, तो इसीलिए हमने इतना डिटेल में लिख रखा है कि मतलब कि ये क्राइम, ये ऑफेंस की पनिशमेंट ये है, क्योंकि क्या है प्रिंसिपल? आप किसी भी आदमी को अरेस्ट नहीं कर सकते हो, पनिश नहीं कर सकते हो जब तक उसने लॉ नहीं तोड़ा है। लॉ भी कौन सा? जो स्टैब्लिश्ड लॉ है। ठीक है। ओके। पहला आर्टिकल वाला 20 क्लियर ऑफ है? द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ। एब्सोल्युटली नीरज। देन सेकंड टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ में जैसे क्या होता है कि मस्ट बी इक्वल सब्जेक्ट ऑफ ऑल द क्लासेस टू ऑर्डिनरी लॉ। मतलब जो भी लॉ होगा ना, सारे क्लासेस के लिए बराबर होगा। क्योंकि देखो, ये एविडेंस जिस टाइम की बात करें, वहां पे क्या होता? कुछ मास्टर्स होते थे, स्लेव्स होते थे, बुर्जुआसीज होते थे, अलग अलग क्लासेस होती थी। जैसे इंडियन का कॉन्टेक्स्ट में कास्ट चलती थी, और वहां पे क्या चलता था? क्लास चलती थी, क्लास के बेसिस पे डिवीजन था। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है कि मस्ट बी इक्वल सब्जेक्ट। अब ऐसा नहीं, अब जैसे भी मेरे वोट का वैल्यू उतना है, तो हो सकता है अंबानी अडानी उनके भी वोट का वैल्यू एक ही है। ऐसा नहीं है कि भाई हम कोई भी हो, मैं हूँ या कोई एक्स वाई जेड, कोई भी हो, हम सबके वोट की वैल्यू क्या है? एक ही है, ठीक। राइट? अगर ऐसी चीज नहीं होती ना, एक इक्वल क्या कहते हैं, एक ऑल क्लासेस आर सब्जेक्ट टू दिस इक्वालिटी, तो फिर क्या होता? हमारे लिए कुछ और रूल्स होते, उनके लिए कुछ और होते। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेक श्योर करना कि लॉ के सामने सब बराबर है। ओके। हम्म। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि एवरी ऑफिशियल फ्रॉम पीएम, जैसे हमने लिखा ना सेकंड, काफी हैंडराइटिंग के लिए माफी चाहूंगी। देखो क्या है कि एवरी ऑफिशियल फ्रॉम पीएम टू ऑर्डिनरी सेम होंगे। ठीक है। अब ये मत कहना कि भाई पीएम का तो इतना, भाई कुछ अथॉरिटी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए वो प्रिविलेज भी है। ठीक है, हम्म। कुछ प्रिविलेजेस उन्हें मिलते हैं, वो एक्सेप्शन है। रिस्पॉन्सिबल सेम एज ऑफ एनी अदर सिटीजन। तो बाकी अब जैसे कि हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंट हो गया, तो इन लोगों को प्रिविलेजेस मिलती है, ठीक है, क्रिमिनल केसेस में मिलती है, सिविल में नहीं मिलती है इन्हें। ये हमें आज भी याद रखना है, बहुत सारे प्रिविलेजेस है, लेकिन वो इसीलिए कि जो भी उनकी ड्यूटी है, असाइन ड्यूटी है, उसमें दिक्कत ना है, इसीलिए। अदरवाइज देखा जाए, अगर वो प्रेसिडेंट पोस्ट के अलावा छोड़ के देखा जाए, तो ही इज ऑल्सो इक्वल। सेकेंड प्रेसिडेंट पॉइंट का जो क्लियर है? क्रिमिनल में लाइबिलिटी फिक्स इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि सी, प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है पार्डन करने का। अगर उन्हें भी क्रिमिनल लाइबिलिटी में क्या लाया जाएगा तो खुद को ही पार्डन कर लेंगे। इसलिए उस टाइम पे उनके ऊपर जो भी क्रिमिनल केसेस है वो नहीं चलाए जाते हैं। बट जब वो प्रेसिडेंट से हट जाते हैं उसके बाद उनपे जो लीगल केसेस है वो चलाए जा सकते हैं।
एट द टाइम ऑफ पोस्ट पे नहीं चलाए जा सकते हैं, जब वो उस हाँ ऑफिस को होल्ड कर रहे हो तो ओके जो भी डिस्क्रिशन या फिर पावर दिए गए हैं, प्रिविलेज दिए गए हैं, या तो वो हाँ कहते हैं उनके जो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ देयर ऑफिस है उसको काम करने के लिए दिए गए हैं, या फिर कुछ ऐसी बाउंड्रीज है जो उनके कहते हैं काम करने के आगे आ सकती है, उस चीज को हटाने के लिए ये सब चीज किए गए हैं। अदरवाइज वो लोग सब क्या कहते हैं सेम है, जैसे सिविल केसेस जो है वो सेम लगेगा उनके ऊपर भी, चाहे वो कोई भी हो, और ओके उनकी वोट की वैल्यू भी सेम है। ओके। इंग्लैंड में भी वही है कि इंग्लैंड में भी क्या है, ऑल आर इक्वल अंडर द सेम लॉ, सेम अंडर द लॉ। ओके। यहाँ पे ना फिर एविडाइसी क्या करता है ना कि इंग्लैंड में जो सिस्टम है ना उसको कंपेयर करते हैं फ्रेंच के सिस्टम से, ठीक है, फ्रांस के। अब फ्रांस में ना क्या है, दो कोर्ट है, एक तो सिटीजन्स के लिए और एक सिविल सर्वेंट्स के लिए। तो यहाँ पे वो ना मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं इस चीज को, और जो डाइसी मैंने लिखा हुआ है, डाइसी मिसअंडरस्टूड दिस। तो ये जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन एडजुडिकेशन के लिए होते हैं, सिविल सर्वेंट के लिए, कि मतलब इनके केस थोड़े, क्योंकि वही है ना, जैसे अब हम कंट्री, हमारे कंट्री में आज दिक्कत क्या है, बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेचर है, एमपी एमएलए है, जिनके ऊपर ये कौन कर रहा है इस पे स्क्रीन पे, तो कैन यू स्टॉप दिस, या। तो मैंने जैसे बताया कि ये एडमिनिस्ट्रेशन एडजुडिकेशन के लिए है, कि जो भी मैटर होते हैं ना ये जल्दी सॉर्ट हो जाए। अगर आज हमारे कंट्री में भी लाइक ऐसा थोड़ा अलग कोर्ट होता, सिस्टम होता, तो क्या होता, जल्दी केस डिस्पोज हो जाते। तो उन्होंने यहाँ पे फ्रेंड से कंपेयर करके बोला कि भाई नहीं, यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, इक्वल बिफोर लॉ नहीं है, क्योंकि क्या है, सिटीजन लोगों के लिए अलग है, सिविल सर्वेंट के लिए अलग है, ठीक है। लेकिन ये उन्होंने मिसअंडरस्टूड किया इस सिस्टम को, ठीक है, वो वैसा नहीं था एक्चुअली। अब थर्ड पॉइंट हम देखें एविडाइसी का, तो ये कहते हैं कि प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इसका मतलब होता है कि इवन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे लिबर्टी हो गया, पब्लिक मीटिंग, एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल डिसीजन। मतलब लीगल स्पिरिट हो गई, जैसे कि लिबर्टी, ये सारी चीजें होती है ना, कहीं डिफाइन नहीं है लिबर्टी क्या है, ठीक है। ये क्या है, ये जो जुडिशरी डिसीजन देती है, या केस बाय केस चीजें में, हर केस में कुछ चीजें इवॉल्व होके आती है, यही एक प्रिंसिपल सेट करता है। इसी से पता चलता है हमें क्योंकि लिबर्टी क्या एक्चुअली, वरना तो लिबर्टी हर इंसान के लिए अपनी एक अलग डेफिनेशन है लिबर्टी की। बट कोर्ट हमें बताता है कि ओके, लिबर्टी आपकी, वो कहते हैं ना, योर लिबर्टी एंड्स वेयर माई नोट्स स्टार्ट, ठीक है, आपकी लिबर्टी वही खत्म हो जाती है। लाइक यू वांट टू, ऐसे आपको आपका हाथ घुमाना है, ठीक है, घुमाओ जितना घुमाना है, लेकिन आपकी वो लिबर्टी वो खत्म हो जाएगी जहाँ पे मेरा नाक स्टार्ट होता है, मतलब आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हो मेरी, समझ रहे हो। ओके। एग्जैक्टली, जब तक किसी और के राइट्स को इन्फ्लुएंस नहीं करते हो, या फिर हाँ, स्टेट के आपको स्टेट आपको को हाथ इन्फ्लुएंस नहीं करते घुमाना है, हो तब तक। घुमाओ, जिस एग्जैक्ट डायरेक्शन में घुमाना है, जिधर घुमाना है आपको, लेकिन आपकी लिबर्टी वही खत्म होगी जहां से मेरी नाक स्टार्ट हो जाती है। मतलब आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हो, किसी और के ठीक है। राइट। हाँ, लीगल स्पिरिट में प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, मतलब लीगल स्पिरिट को सबसे ऊपर रखा जाएगा, हम देखेंगे। अब ऐसा नहीं कि लिख दिया चीजें, ओके, जैसे होता है ना जस्टनेस, राइट, हम्म। उस तरह से। अब कोर्ट क्या है, मैंने लिखा है सेकंड पॉइंट में, कोर्ट क्या है, वो गारंटर है हमारे लिबर्टी के, फंडामेंटल राइट्स के। तो ये जो हमने जो बड़े बड़े प्रिंसिपल यहाँ लिखे हुए हैं ना, 5 6 एरो करके, तो इन सबको कौन संभालेगा, कोर्ट ही तो देखेगा, राइट। जुडिशरी मेक श्योर करेगी कि कोई हमारी इन्फ्रिंज ना करे ये सारी चीजों को। अगर एक बात बताओ कि लेट से जो लॉ बना रहे हैं वो खुद ही आर्बिट्री लॉ बना रहे हैं, तो हम उसका करेक्ट करने के लिए उनके पास जाएंगे क्या? नहीं, डेफिनेटली हमें किसी थर्ड एजेंसी के पास जाना पड़ेगा, राइट। ओके। तो थर्ड क्या कह रहा है कि मियर इनकॉर्पोरेशन और इंक्लूजन ऑफ अ राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिटिल वैल्यू। मतलब कि आपने चलो मान लिया, देखो अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 नहीं होता ना, तो जो हमने इतने अच्छे और इतने वास्ट फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया ना, उसका कोई सेंस नहीं होता अगर सिर्फ एक 32 सेक्शन, मतलब 32 आर्टिकल नहीं होता। 32 क्या, सारे फंडामेंटल राइट्स क्या कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ राइट्स दे रहे हैं। आर्टिकल 32 क्या कहता है, तुम्हारा कोई भी राइट अगर इन्फ्रिंज होता है तो कोर्ट जाओ, सीधे जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। अगर जब तक आपको रेमेडी प्रोवाइड नहीं करी है, तो फिर इतने राइट्स का आप क्या करोगे जब आपको पता ही नहीं है कि अगर आपके राइट्स का हनन होगा तो आप कहाँ जाओगे, आपके पास रेमेडी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ आपने इंक्लूड कर दिए राइट्स, ठीक है, आपने बहुत अच्छे अच्छे, बहुत सारे दुनिया जहाँ के आपने उसमें राइट्स इनकॉर्पोरेट कर दिए, लेकिन अगर लोग
उसे यूज ही नहीं कर पा रहे लोग, उसकी रेमेडी नहीं, रेमेडी रेमेडी नहीं मिल रही आपको, तो वो कोई सेंस नहीं इस बात का कोई बनता है। सेंस नहीं है। हाँ, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। सॉरी, इंस्टीट्यूशन जो है ना वो क्या करता है, इन्फोर्स करते लॉ को। अदरवाइज देखो, इंस्टीट्यूट अगर लॉ कहीं एक जगह सिर्फ लिखे हुए हैं ना, तो देखो क्या हो सकता है, जो एजेंसीज होती है वो क्या करेगी, आके चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है, हटा सकती है। इसीलिए हमें एक ऊपर कोई एजेंसी चाहिए जो मेक श्योर करे। जैसे अब बेसिक स्ट्रक्चर बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों, कि भाई जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, फ्रेमर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसकी जो सोल है, ठीक है, उसकी नींव है, वो ना हिला सके। क्योंकि याद है, कहा था सरकारें आएगी सरकारें जाएगी। एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली। काफी, हाँ, लेकिन हाँ, क्या था इसके आगे। ये देश चलना चाहिए, हाँ, तो वही है इसका कि, लोकतंत्र रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इज लाइक वो तो आएगी, ऑब्वियसली वो चेंज होगी, बट द थिंग इज जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज लॉ ऑफ द लैंड, वो रहना चाहिए, उसका एसेंस रहना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि ये क्यों मेक श्योर करना है कि ये अमेंड ना हो, मतलब अमेंड इन द सेंस, अमेंड तो अच्छी चीजों के लिए, अगर विद द सोसाइटी की नीड के लिए कर रहे हैं दैट इज वेल एंड गुड, बट नॉट द आर्बिट्ररी, राइट। आई होप मैंने तीनों अच्छे से कर दिए एक्सप्लेन। मेरिट की बात करते हैं इसमें रूल ऑफ लॉ में। तो मेरिट में वो कहते हैं कि हर एक गवर्नमेंट, एवरी गवर्नमेंट मस्ट सब्जेक्ट टू द लॉ एंड नॉट सब्जेक्ट, सॉरी, एंड नॉट लॉ सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट। काफी अच्छी लाइन है, काफी गहरी लाइन है। देखो क्या कह रहा है, हर जो एवरी गवर्नमेंट मस्ट सब्जेक्ट टू लॉ, मतलब हर गवर्नमेंट को क्या फॉलो करना है, लॉ को, ना कि लॉ फॉलो करेगा गवर्नमेंट को। समझ रहे हो, इसीलिए रूल ऑफ लॉ। गॉट माई नॉट रूल पॉइंट। ऑफ गवर्नमेंट। समझ रहे हो फर्स्ट पॉइंट का मतलब, कि एवरी एग्जैक्टली। गवर्नमेंट मस्ट सब्जेक्ट टू लॉ, जो लॉ लिखा हुआ है उन्हें वो फॉलो करना है, ना कि क्या कर रहे हैं, ना कि कि गवर्नमेंट लॉ, कुछ भी हाँ, लॉ बना लॉ दे या फॉलो फिर उसको। करना है गवर्नमेंट को, ये नहीं होना है, मतलब ये मेरिट है रूल ऑफ लॉ का, रूल ऑफ लॉ है इसीलिए। अब एक बात बताइए, मतलब इंडिया में ना देखो डेमोक्रेसी है, कोई कितना भी, मतलब अगर कितना भी क्रूर आदमी, कोई एक्स वाई जेड कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी आर्बिट्री पावर पे जाए, तो क्या होगा, 5 ईयर बाद इलेक्शन आते हैं, लोग हटा देंगे उन्हें, ठीक है। और क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी कुछ कर ले ना, कितने भी लूप होल्स निकाल ले, उन्हें चलना किसके अकॉर्डिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। कॉन्स्टिट्यूशन उनके अकॉर्डिंग नहीं चल सकता है, लेजिस्लेचर के, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, चाहे और वो कितने भी अमेंड करे या कुछ भी करे। अमेंड करना है तो उसकी प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। फॉलो करो। कुछ भी करना है उसकी, हाँ, यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ। और इंडिया का रूल ऑफ लॉ, लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड मेरिट क्या है रूल ऑफ लॉ का, तो कहता है कि इट अपोज द आर्बिट्रनेस एंड अनकंडीशनल डिस्क्रिशन टू द गवर्नमेंट। मतलब कि जो गवर्नमेंट कभी कभार अगर जो यूज करती है क्या, आर्बिट्ररी पावर अपनी, जो अनकंडीशनल डिस्क्रिशन है, ठीक है, उसको कंट्रोल में रखता है। कि भाई होता है ना, कोर्ट कभी कभी कहता है कि आप आपके जुरिडिक्शन से हट रहे हैं, राइट, यू आर क्रॉसिंग योर, तो वो किस में डिफाइन है, वो लॉ में डिफाइन है। लॉ एक बाउंड्री सेट करता है, लॉ आप पे वो एक लाइन, एक लाइन बनाता है कि ओके आप इससे ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकते हो, तो वो लॉ ही है, राइट। लक्ष्मण रेखा खींचता है एक। लक्ष्मण रेखा, करेक्ट। और थर्ड मेरिट ये है कि इफेक्टिव इन कीपिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव विदाउट, विद इन लिमिट। हाँ, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको क्या कर रहा है, वो लिमिट में रख रहा है। ओके, फोर्थ है स्टैब्लिश द बेसिस फॉर द जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन। मतलब रूल ऑफ लॉ है तो अब जुडिशरी के लिए तो इजी है ना, अब जुडिश ऐसा तो नहीं है कि हर इसमें जुडिशरी अपना कुछ, जुडिशरी का काम रूल बनाना नहीं है, लेकिन जुडिशरी क्या चेक करती है कि कोई भी अगर कोर्ट में लेट से कोई भी केस जाता है कि पर्टिकुलर उन्होंने बिल लेके आया, तो सबसे पहले क्या करेगी हमारी जुडिशरी, देखती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं है ना, देखती है कि भाई आपने सही तरीके से इसे पास किया है, राइट, सारे स्टेप फॉलो किए, तो वो क्या चेक करती है कि ये सारे रूल्स ऑलरेडी रिटन है कि कैसे जाएगी, कि अगर लोकसभा परमिशन दे दे, फिर राज्यसभा कितने मेंबर होने चाहिए, मतलब सारी चीजें डिटेल लिखी है। तो कोर्ट क्या करेगा, सबसे पहले यही देखता है आपने रूल फॉलो किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि रूल ऑफ लॉ अगर हुआ तो एक वो बेस स्टैब्लिश करती है, किस चीज का, जुडिशियल रिव्यू के लिए,
जुडिशियल रिव्यू किसका होगा? जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी एक्शन कर रहा है ना, उसका, क्या आपने जो भी एक्टिविटी की है, क्या वो अंडर द रूल ऑफ लॉ के की है, या फिर आपने बॉर्डर क्रॉस करी है, मतलब लाइक जो लिमिट क्रॉस करी है। ठीक है। किसी भी लॉ को चेक करने के दो तरीके होते हैं। एक तो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, यानी कि जो प्रोसीजर है उसको चेक करना कि प्रोसीजर सही इस्तेमाल किया गया है कि नहीं उस लॉ को पास हाँ, करने में। दूसरा होता है प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि जो एक्चुअल में रूल है बना है वो मोरल ग्राउंड पे या फिर क्या कहते हैं इक्वालिटी के जस्टिस है, ग्राउंड पे, रिजनेबल नेचुरल है। जस्टिस के ग्राउंड पे वो सब सही है कि नहीं है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो ऐसे लिखा तो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ है, बट उसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी पढ़ा जाता है। ये जजमेंट में क्या कहते हैं कोर्ट ने कहा था। हाँ, तो कोर्ट ने कहा था अब से हम भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी देखेंगे हम लोग। देख, पहले कोर्ट से प्रोसीजर देखता था कि ओके आपने ये प्रोसीजर फॉलो की, ठीक है, हम कुछ नहीं। अब कोर्ट क्या देख रहा है? विद द टाइम कोर्ट ये भी देखेगा कि रीजनेबल है, जस्टनेस है, ये सारी चीजें भी एग्जैक्ट। देखेगा। ठीक। ठीक है, आई होप मैंने मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेच ना किया हो उस चीज को। क्लियर है सब। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है। हम्म। बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। किसी को उसमें कुछ पूछना हो तो नीरज को पूछ सकते हैं। कुछ पूछने के बहुत लिए बड़ा बचा अच्छा ही था नहीं वो भी। होगा।